ऑर्डर एक्ट 1946 को पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, एक इंपॉर्टेंट कानून है जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशंस को गवर्न करता है। इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस है यह इंश्योर करना कि वर्कर्स का कंडीशंस प्रॉपरली रेगुलेट हो और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्रमोट हो। चलिए इस एक्ट का थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 या यूं कहें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में इनैक्ट किया गया था, जब इंडिया ब्रिटिश रूल से जस्ट उभर रहा था। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय इंडियन लेबरर्स का भारतीय मजदूर का हालत बहुत खराब था और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े कोई भी क्लियर रूल्स नहीं थे, जिसकी वजह से आए दिन एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच कन्फ्लिक्ट होता रहता था। किसी भी प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क का एब्सेंस की वजह से एम्प्लॉयर्स अपने मर्जी से तय करते थे कि वर्कर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। कहने का मतलब हुआ एम्प्लॉयर्स का जैसा मर्जी होता था वो वैसे ही एम्प्लॉइज के साथ ट्रीटमेंट करते थे। जब एम्प्लॉयर का मन किया तब वे एम्प्लॉइज को काम से निकाल देते थे। प्रॉपर वर्किंग आवर्स का ना होना, इनएडिक्वेट सेफ्टी कंडीशंस आदि की वजह से एम्प्लॉइज नाराज थे, एम्प्लॉइज के अंदर असंतुष्टि थी। इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को 1946 में एस्टेब्लिश किया ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को रेगुलेट किया जा सके, वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके और मनमर्जी का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। यह एक्ट एम्प्लॉइज के लिए क्लियर स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू करने को कंपलसरी बनाता है। यह ऑर्डर्स यह बताता है कि एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, वर्किंग आवर क्या होगा। इसके अलावा यह ऑर्डर एम्प्लॉइज का शिफ्ट, अटेंडेंस, लीव पॉलिसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर तक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सवाल यह उठता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा होगा। तो चलिए इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। पहला, इस एक्ट का एम था यह इंश्योर करना कि एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स स्टैंडर्डाइज हो और यह चीज सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स उन रूल्स को कहते हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करता है। अगला, इस एक्ट का एम था एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट को रिड्यूस करना ताकि हार्मनी बनी रहे और एक्सप्लॉयटेशन का चांसेस भी रिड्यूस होता है। अगला, इस एक्ट का एम था मनमर्जी एम्प्लॉइज का डिसमिसल को रोकना और एम्प्लॉइज को क्लियरली डिफाइंड प्रोसीड्यूर को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना। अगला, इस एक्ट का एम था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में पावर के बैलेंस को बनाना और यह इंश्योर करना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का भला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट के की प्रोविजंस को पढ़ते हैं। पहला, एप्लीकेबिलिटी। यह एक्ट उन सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में लागू होता है जो कि 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकती है उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जिसके पास कम एम्प्लॉइज हैं। यह लोकल कंडीशंस पर निर्भर करता है। अगला, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। प्रत्येक एम्प्लॉयर को एक सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करना होता है। आमतौर पर सर्टिफाइंग ऑफिसर लेबर कमिश्नर होता है और हाँ, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के स्टार्ट होने के 6 मंथ के अंदर ही ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सबमिट करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज, टर्मिनेशन प्रोसेस, डिसिप्लिनरी एक्शंस आदि के जानकारी इन स्टैंडिंग ऑर्डर से मिलती है। अगला, सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एक बार जब स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट हो जाता है फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसका रिव्यू करता है और फिर एम्प्लॉयर से या उसके रिप्रेजेंटेटिव से ऑब्जेक्शंस के लिए पूछता है। मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर यह जानना चाहता है कि क्या किसी एम्प्लॉय या उनके रिप्रेजेंटेटिव को स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है क्या, कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं। सब कुछ कंसीडर करने के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करता है और उसे लीगली इन्फोर्सिएबल बना देता है। अगला, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। यह एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में इन सब मैटर्स को कवर करने के लिए बोलता है, जैसे कि वर्कर्स का क्लासिफिकेशन, कौन सा वर्कर परमानेंट है, कौन सा वर्कर टेम्पररी है, कौन सा वर्कर अप्रेंटिसेस में काम कर रहा है आदि। एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेशन और सस्पेंशन का क्या क्या कंडीशन है, वर्कर्स को किस तरह से
वर्क का टाइमिंग और हॉलिडेज के बारे में बताया जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन का क्या प्रोसीजर है, लीव का, वेजेस का, शिफ्ट चेंज से जुड़ा कंडीशंस क्या क्या है। अगला मॉडिफिकेशन, एक बार जब स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो जाता है तो फिर उन्हें इंप्लॉयर्स और इंप्लॉय के म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही मॉडिफाई किया जा सकता है या किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर से ही मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर्स, इंप्लॉयर को वर्कप्लेस में स्टैंडिंग ऑर्डर्स को दिखाना होगा ताकि सारे इंप्लॉयज उसे आसानी से पढ़ सके। अगला बाइंडिंग नेचर, एक बार जब स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो जाता है तो फिर उसे कानूनी रूप से इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों को मानना होगा और अगर इस ऑर्डर को नहीं माना गया तो फिर उस पर लीगल पेनल्टी लगेगा, तो फिर लीगल पेनल्टी अप्लाई होगा। भले ही इस एक्ट ने काफी फायदा पहुंचाया है पर इस एक्ट के सामने काफी चैलेंजेस और लिमिटेशंस आते हैं। इस एक्ट ने एम्प्लॉयमेंट से जुड़े टर्म्स और कंडीशंस को क्लियरली डिफाइन करके एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ इस एक्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प किया है, पर फिर भी आज के समय के हिसाब से इस एक्ट में काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। पहला, इन्फोर्समेंट इशू। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को सही से कॉम्प्लाई नहीं कर पाते। इसके अलावा भी वर्कर्स के अवेयरनेस में भी कमी देखी जा सकती है और इन सब कारणों की वजह से इस एक्ट का प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। इस एक्ट को प्रॉपरली लागू करने में परेशानी आती है। अगला, रिजिडिटी। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इस एक्ट का प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट इंप्लॉइज के अंदर रिजिडिटी लेकर आता है जिसकी वजह से इंप्लॉइज को चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करने में परेशानी होती है। अगला, एक्सक्लूजन। यह एक्ट प्राइमरीली फॉर्मल इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है और इनफॉर्मल सेक्टर को प्रॉपरली कवर नहीं करता जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंप्लॉइज का एक्सक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंप्लॉइज कवर नहीं होते। अगला, अमेंडमेंट एंड अपडेट्स। इस एक्ट ने सक्सेसफुली एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया था पर बदलते चेंजेस के हिसाब से यह एक्ट प्रॉपरली अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाया। लेबर मार्केट में बदलाव की वजह से, टेक्नोलॉजीज में आए बदलाव की वजह से इस एक्ट में भी अपडेट की आवश्यकता है। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हो